नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत आज हम पन्ना रियासत, ओरछा रियासत और जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे उसको हम कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है। और आज ही जो है आपका संपूर्ण मध्य प्रदेश का मध्यकाल का इतिहास समाप्त हो जाएगा। जितने अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं 1990 से लेकर 2025 तक। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे ओरछा रियासत। ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो पहले ये समझ जाइए कि बुंदेलखंड में जो बुंदेला है इनका शासन कैसे हुआ, इसका क्या संबंध है प्राचीन इतिहास से। ठीक है। तो जो बुंदेलखंड है, ठीक है, जो आज का बुंदेलखंड है, वहाँ पर जो है 16 महाजनपद जो हुई है उसमें से एक महाजनपद हुई है जिसका नाम हुआ है चेदी महाजनपद। ठीक है। और चेदी महाजनपद में ही बाद में चंदेल वंश के राजाओं ने शासन किया है। मैंने बताया था आपको हिस्ट्री में कि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है इसका संबंध भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण से है। और चंद्रवंशी का ही वंशज मानते थे कौन, अपने आप को चंदेल, इसलिए चंद्र से निकला है चंदेल वंश। ये मैं बता चुका था आपको पहले प्राचीन भारत के MP के हिस्ट्री में। ठीक है। जो चंदेल वंश हुआ है उसका जो अंतिम शासक हुआ है उसका नाम हुआ है परमार्दी देव। और परमार्दी देव को हराया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। और लेकिन पृथ्वीराज चौहान किसने हराया? वो हराया मोहम्मद गौरी ने। कब? तराइन का 1192 के युद्ध में। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में हुआ था आपका MP सेट, वहाँ पे क्वेश्चन किया था। तो 1192 में युद्ध हुआ है प्रथम तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में सेकंड होता है तराइन का युद्ध। कब होता है? वो होता है 1192। इसमें क्या होता है, जो पृथ्वीराज चौहान है ये हार जाता है। और जैसे ही मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है, उसके साथ ही इस क्षेत्र में यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में छोटे छोटे राजपूत राज्यों का उदय हो जाता है, जिनमें से एक होता है गढ़कुड्रा। कौन होते हैं? गढ़कुड्रा के खंगार भी होते हैं। ये गढ़कुड्रा कौन है तो ये समझते हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो बुंदेल वंश की उत्पत्ति के पीछे अनेक इतिहासकारों के अनेक मत हैं। ठीक है। सबने अपना अपना मत रखा है, लेकिन जो एक मत ये कहता है कि जो भगवान राम हुए हैं उनके दो पुत्र हुए हैं, एक हुए हैं लव, एक हुए हैं कुश। जो लव हुए हैं, लव के ही वंशज जो हैं काशी के राजा कहलाए हैं कौन? वो है कीर्तराज। कीर्तराज इनके वंशज कहलाए हैं क्या? गढ़वाल। जो कीर्तराज हुए काशी के राजा, उनके जो वंशज कहलाए हैं वो कहलाए हैं गढ़वाल। ठीक है। और गढ़वाल वंश में ही 12वीं शताब्दी में इसी गढ़वाल वंश में एक राजा हुए हैं। राजा का नाम हुआ है वीरभद्र। और वीरभद्र इनका नाम हुआ है पूरा वीरभद्र मणिक राव गढ़वाल। और जो वीरभद्र हुए हैं इनकी दो पत्नी हुई है। एक पहली पत्नी के 4 पुत्र हुए हैं और दूसरी पत्नी के हुए हैं 1 पुत्र। जो दूसरी पत्नी के पुत्र हुए थे उनका नाम था पंचदेव हेमकरण। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वीरभद्र की मृत्यु होती है, पंचदेव हेमकरण जो है ये शासन संभाल लेते हैं, यानी कि राजा बन जाते हैं। लेकिन साथ ही जो उनके सौतेले भाई होते हैं 4, उनको वो कोई भी राज्य का हिस्सा प्रदान नहीं करते। इसी कारण से जो 4 पुत्र होते हैं पहली पत्नी के, वो चले जाते हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर में मंदिर है किसका? विंध्यवासिनी देवी का। वहाँ पर करते हैं तपस्या और साथ ही अपने शीश काटकर वहाँ पर लड़ाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही रक्त की एक बूंद धरती में गिरती है, वैसी ही देवी वहाँ पर प्रकट होती है और देवी जो है उनको वरदान देती है। ये कहती है कि तुमके पुत्र जो होंगे वो चक्रवर्ती शासक होंगे, यानी कि जो ये भारत है, ठीक है, इसकी 4 दिशाएं, ये पूरा कहलाता है चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे, शासन करेंगे। ऐसा किसने? देवी ने उनको वरदान दिया। लेकिन ध्यान रखना कि रक्त की एक बूंद गिरने से देवी हुई थी प्रकट, इसीलिए जो बूंद है, बूंद से निकला है बुंदेला, और बुंदेला की उत्पत्ति हुई है इसी बूंद से।
हुआ क्लियर? यानी कि रक्त की एक बूंद गिरी धरती पे और जो देवी है वो प्रकट हुई, वरदान दी, इसलिए ये कहलाए बुंदेला शासक। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या हुआ था कि रक्त की एक बूंद गिरी थी धरती पर, तब माता जो है, देवी जो है, विंध्यवासिनी देवी प्रकट हुई और उनको बोली कि तुम्हारे जो पुत्र होंगे, वंशज होंगे, वो चक्रवर्ती शासक बनेंगे। इसी कारण से जो बूंद गिरी थी, इसी कारण से ये कहलाए बुंदेला, और यहाँ से उत्पत्ति हुई है बुंदेला वंशज की। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। आपको मालूम है कि यहाँ पर चंदेल राजाओं ने शासन किया है, और चंदेल राजा जो हुए हैं, इन्हीं में एक शासक हुआ है, उसका नाम हुआ है जयजाग भुक्ति। तो ये क्षेत्र जो है जयजाग भुक्ति के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन बाद में यहाँ पर शासन किया किसने? वो किया बुंदेला ने, इसलिए इसे बुंदेलखंड नाम से जाना गया। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से बुंदेल वंश की उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार से ये क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाया है, ठीक है। जो तपस्या किए थे उनके पुत्र में से एक का पुत्र हुआ है वीर सिंह। वीर सिंह का जो नाती हुआ है वो हुआ है अर्जुन पाल। अर्जुन पाल का जो पुत्र हुआ है वो हुआ है सोहन पाल, और सोहन पाल ही जो है बुंदेला वंश का संस्थापक कहलाता है। तो क्वेश्चन आपको आया है कि बुंदेला वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है अर्जुन पाल का पुत्र सोहन पाल। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो होगा ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी किसने बनाया है? तो वो है बुंदेला ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर? यानी 1501 में ओरछा को राजधानी बनाया था, जो बेतवा नदी किनारे स्थित एक शहर है उसको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से बुंदेलखंड कहलाया और किस प्रकार से बुंदेल वंश की उत्पत्ति हुई। हुआ क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? ठीक है, किसने बनाया था? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है रुद्र प्रताप बुंदेला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो रुद्र प्रताप बुंदेला है ये कौन था? तो जो शासक हुए हैं, संस्थापक कौन हुआ है? वो हुआ है सोहन पाल। सोहन पाल के बाद ऐसा कोई शासक हमको दिखाई देता, लेकिन इसके बाद इतिहास शुरू होता है बुंदेला का, वो होता है मलखान से। ठीक है, मलखान जो शासक हुआ है बुंदेला का, वहाँ से शुरू होता है सही इतिहास इनका, किसका? बुंदेला वंश का। मलखान का पुत्र हुआ है कौन? वो हुए हैं रुद्र प्रताप। और रुद्र प्रताप जो है ये वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं किसके? बुंदेला वंश के। ठीक है, जो रुद्र प्रताप हैं ये एक्चुअली सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इनके साथ इन्होंने युद्ध भी किया है विरुद्ध में, और बाद में इनकी मित्रता स्थापित हो गई। लेकिन साथ ही इन्होंने प्रतिहारों द्वारा स्थापित गंगापुरी नामक स्थान को ओरछा शहर में बदल दिया था। क्वेश्चन आपको आएगा कि रुद्र प्रताप ने किस शहर को बसाया था? तो वो था ओरछा शहर। और ओरछा शहर जो कहाँ है? तो वो है बेतवा नदी किनारे। इसीलिए ओरछा जो शहर है इसको बनाया था राजधानी किसने? रुद्र प्रताप बुंदेला ने। हुआ क्लियर? ठीक है। और जो रुद्र प्रताप बुंदेला है इनके 9 पुत्र हुए हैं, और 9 पुत्र ही जो बुंदेलखंड में फैले और राजपूत वंशों की यहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र कौन थे? वो थे भारती चंद्र। और भारती चंद्र जो है ये रुद्र प्रताप बुंदेला के सबसे बड़े पुत्र थे। इन्होंने ओरछा को अपने राज्य की एकमात्र राजधानी बनाया था। भारती चंद्र ने बुंदेलखंड के राज्य का विस्तार किया। इस समय भारत पर किसका शासन था? वो था शेर शाह सूरी का। जब ये बुंदेला के शासक थे तब इसी समय दिल्ली में जो शासन था किसका था? वो था शेर शाह सूरी का। ठीक है, और जो शेर शाह सूरी है इसने वीर भानु बघेला को पकड़ने के लिए कालिंजर किले पर आक्रमण किया था। लेकिन ध्यान रखना, कालिंजर किले पर जैसी आक्रमण किया तो जो भारती चंद्र है उसने अपने भाई मधुकर शाह और कीरत राय और चंदेल राजा कीरत राय के नेतृत्व में एक सेना भेज दी कालिंजर किला। ठीक है, इसीलिए शेरशाह सूरी ने भारती चंद्र को कंट्रोल करने के लिए अपने पुत्र उसका नाम क्या था? इस्लाम शाह था।
क्या नाम था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह को भेजा कहाँ पर? उसने भेजा भारती चंद्र को कंट्रोल करने के लिए। और जो इस्लाम शाह है इसने भारती चंद्र को किया पराजित और जतरा को जीत कर जो जतरा है उसका नाम रख दिया उसने इस्लामाबाद। लेकिन कुछ समय बाद फिर से भारती चंद्र ने इस पे किया आक्रमण और जो जतरा है उसको उसको जीत लिया और जो जतरा है उसका जो नाम था वो दोबारा से जतरा कर दिया। और ये क्वेश्चन किया था उसने 2018 के प्री में किया था मध्य प्रदेश में कि शेर शाह सूरी के पुत्र का नाम क्या है? तो वो है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह क्यों किया था? कि इस्लाम शाह वो शासक है जिसने रुद्र प्रताप बुंदेला का जो पुत्र हुआ है भारती चंद्र पर किया था आक्रमण और जो जतरा क्षेत्र है उसको उसने नाम बदल दिया था इस्लाम शाह। ठीक है। और फिर से भारती चंद्र ने इस्लाम शाह को किया पराजित और जो जतरा है उसका नाम दोबारा से जतरा कर दिया। तो ध्यान रखना शेर शाह सूरी का पुत्र हुआ है इस्लाम शाह, इसको आप ध्यान रखना क्योंकि इसका संबंध जो है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से है, इसलिए। हुआ क्लियर? एक फैक्ट और ध्यान रखना कि जो रुद्र प्रताप है उनके जो 9 पुत्र हुए हैं उनमें सबसे बड़े पुत्र कौन हुए हैं? वो हुए हैं भारती चंद्र। और भारती चंद्र का ही भाई हुआ है मधुकर शाह, यानी डैड देखा जाए तो ये रुद्र प्रताप के बेटे थे। कौन? मधुकर शाह। मधुकर शाह की पत्नी हुई है गणेश कुंवर। गणेश कुंवर जो है भगवान राम की अनन्य भक्त थी। तो इसकी छोटी सी कहानी ये सुन लेना ताकि आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ पर भगवान राम को भगवान ना पूजते हुए राजा के रूप में पूजा जाता है। वो क्षेत्र कौन सा है? तो वो है ओरछा। कहानी क्या है समझते हैं। पौराणिक कहानी के अनुसार जो मधुकर शाह है ये एक्चुअली भगवान कृष्ण के भक्त थे और उनकी पत्नी हुई है गणेश कुंवर जो भगवान राम की क्या थी? अनन्य भक्ति। एक बार जो है राजा जो है ये वृंदावन चलने की जिद करते हैं लेकिन जो गणेश कुंवर है ये मना करती है, बोलती कि मैं जाऊंगी अयोध्या। और इन्हीं के बीच में दोनों के बीच में होती है बहस और इस प्रकार से मधुकर साहब बोलते हैं कि तुम जाओ अयोध्या और भगवान राम को लेके ही आना। और गणेश कुंवर जो है वहाँ जाके जो है बहुत तपस्या करती, विनती करती, लेकिन भगवान राम प्रकट नहीं होते। लेकिन अंत में वो जो वहाँ पे नदी है, नदी कौन सी है? वो है सरयू नदी। नदी कौन सी है? वो है सरयू नदी में छलांग लगा देती है। इससे जो है भगवान राम प्रसन्न होते हैं और भगवान राम जो है बाल रूप में रानी की गोद में प्रकट होते हैं। भगवान राम 3 रखते हैं शर्त कि मैं चलूंगा ओरछा, बाकी 3 शर्त है। पहली कि मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करूंगा ताकि मैं ऋषियों के साथ ओरछा पहुंचूं। वह क्लियर? दूसरी शर्त थी ओरछा पहुंचने पर मैं ओरछा का राजा बनूंगा, वहां कोई मेरे अलावा राजा नहीं रहेगा। और जो तीसरी शर्त थी वो थी कि मैं एक बार जहां बैठ जाऊंगा वहां से दोबारा मैं हिलूंगा नहीं। इस प्रकार से तीनों शर्तों को लेते हुए रानी गणेश कुंवर जो है ये ओरछा से निकलती है, ये अयोध्या से निकलती है ओरछा। और जो राजा होते हैं मधुकर शाह जैसे ही सुनते हैं खबर कि गणेश कुंवर जो है भगवान राम को लेके आ रही है तो मधुकर शाह जो है ये एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। लेकिन क्या होता है कि गणेश कुंवर जो होती है ये काफ़ी थकी हुई होती है, इसलिए वो अपने ही रानी के महल में भगवान राम को करती विराज, उनके साथ रात भर रहती है। ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, इन्होंने बोला था कि मैं एक बार जहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा दोबारा से वहाँ हिलूंगा नहीं। इस प्रकार से रानी का जो महल है वो अब राजा राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है भगवान राम की पूजा पूरे संपूर्ण भारत में एकमात्र जगह है जहाँ पर भगवान ना पूछकर राजा के रूप में पूजा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा मंदिर है या ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर भगवान राम को भगवान के रूप में ना पूछकर राजा के रूप में पूजा जाता है, तो वो है ओरछा। जो रानी का महल था अब वो राजा का महल बन चुका है। हुआ क्लियर? तो ये कहानी थी पूरी, इसको ध्यान रखना। ठीक है। तो ये कहानी थी मधुकर शाह और गणेश कुंवर। ये क्वेश्चन कर चुका है इसलिए मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने डाली है? तो उसका आंसर क्या है? वो है रुद्र प्रताप। हुआ क्लियर? 16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक नगर ओरछा की स्थापना किसने की थी? तो उसका भी आंसर क्या है? वो है ऑप्शन सी रुद्र प्रताप। ठीक है। पूरी कहानी पढ़ चुके हैं।
दतिया राज्य, दतिया राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखना, दतिया राज्य की स्थापना जो है 1626 में बुंदेला राजपूत वंश के राजा हुए हैं, जिनका नाम हुआ है भगवान राव। भगवान राव द्वारा की गई थी। वे ओरछा के शासक राजा वीर सिंह देव के पुत्र थे, जिन्होंने दतिया और बनौरी का क्षेत्र प्रदान किया गया था, और यह जो राज्य है बुंदेलखंड एजेंसी का हिस्सा था। 1950 से लेकर विंध्य प्रदेश के बाद 1956 में ये मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। हुआ क्लियर है? तो दतिया राज्य का जो संस्थापक कौन है? तो वो है भगवान राव। धार राज्य की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? तो वो है उदाजी राव पवार। ये ध्यान रखना कि धार राज्य की स्थापना जो है 1729 में पेशवाओं के अनुदान के रूप में यह क्षेत्र प्रदान किया गया था। किसे? उदाजी राव पवार को। हुआ क्लियर? इससे पहले कब? 14वीं शताब्दी में यह क्षेत्र जो है दिलावर खां गौरी के अधीन था, जिसने धार को अपनी राजधानी बनाकर मालवा में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की थी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो ऑप्शन है, कथन एक कहता है रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, ये भी सही है। जबलपुर महाकौशल की थी, ये भी सही है। भोपाल चोल राज्य की राजधानी थी। एक्चुअली आप देखना, ये है आपका मैप, ठीक है। और आप देख रहे हो यहां पर है भोपाल राज्य, ठीक है। यहां पर है एमपी, यहां पर है भोपाल, ठीक है। और जो चोल है, चोल ने शासन किया है दक्षिण यानी साउथ इंडिया में। और जो चोल है उनकी राजधानी तीन रही है। एक रही है उरयूर, एक रही है तंजावुर, और तीसरी रही है गंगकोंडचोलपुरम, ठीक है। यानी कि चोलों की तीन राजधानी रही है, और वो दक्षिण भारत में ही शासन करें, उत्तर में कोई जिंदगी नहीं आया कभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन डी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ उसने बोला है कौन सी राजधानी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन उसने किया है एमपीएससी 1995 में किया है। क्वेश्चन कहता है कि महाराजा छत्रसाल के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था चंपत राय, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि महाराजा छत्रसाल कौन थे। तो ध्यान रखना, छत्रसाल बुंदेला का जो शासनकाल हुआ है, ये हुआ है 1705 से लेकर 1731 तक। हुआ क्लियर? छत्रसाल बुंदेला अपने पिता यानी कौन? चंपत राय की मृत्यु के पश्चात जो है बुंदेल शासक बने, यानी जो बुंदेलखंड था वहाँ के शासक बन गए, और उन्होंने लगभग 44 ईयर तक शासन किया है। और ये बुंदेला इतिहास में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाने गए हैं। इनका जन्म हुआ था 1649 में, 1649 को जन्म हुआ था, और महज ये 1661 यानी कि 12 वर्ष की आयु में ही जो महू मौबा की जागीरदारी संभाल ली थी। हुआ क्लियर? और बुंदेलखंड का कहते हैं इनको केसरी, बुंदेलखंड का शिवाजी, और बुंदेलखंड का गौरव, ठीक है। और जो औरंगजेब हुआ है, इसने राजा छत्रसाल को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अब ये क्यों दी थी? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जिस प्रकार से दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में शिवाजी ने यहाँ पर जो है शिवाजी ने पूरे मराठाओं को एक किया था, उसी प्रकार से महाराजा छत्रसाल ने 32 यानी कि 32 बुंदेला सरदारों को एक किया था। और यही जो 32 सरदारों का यूनियन था, यही कारण है कि मुगल जो सूबेदार थे वो इनसे नहीं जीत पाए। हर जगह इन्होंने मुगल जो सूबेदार थे उनको हराया है। इससे जो है औरंगजेब ये परेशान हो चुका था, और इसने बोला कि जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ का इसे शासक स्वीकार लिया। किसने? औरंगजेब ने, और उसे अपना शासन दे दिया, लेकिन उसे राजा की उपाधि प्रदान कर दी। तो ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आपको आएगा कि छत्रसाल को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो था मुगल बादशाह औरंगजेब। हुआ क्लियर?
इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि ये जो हम पढ़ते हैं किसमें, भारत की हिस्ट्री में पढ़ते हैं। मुगल एक साम्राज्य है, अगर वहाँ का राजा आपके मध्य प्रदेश के राजा को कोई उपाधि देता है तो सिंपल सी बात है, वो जो फैक्ट है आपके लिए आईएमपी हो जाता है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो राजा छत्रसाल है, इन्होंने छतरपुर नामक एक शहर बसाया था, ठीक है, और वहाँ पर जो है मस्तानी महल और धुबेला महल का निर्माण कराया था। हुआ क्लियर। इन्हीं के दरबार में रहते थे कौन, कवि भूषण, जिन्होंने दशक नामक ग्रंथ लिखी है। तो ये क्वेश्चन करता है कि दशक नामक ग्रंथ किसका है, तो वो कवि भूषण का है। कवि भूषण जो है ये एक्चुअली राजा छत्रसाल के दरबार में थे। हुआ क्लियर। और ये ध्यान रखना कि राजा छत्रसाल जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में है, ठीक है। इनके जो गुरु हुए हैं वो ध्यान रखना, गुरु का नाम हुआ है गुरु प्राणनाथ। आगे एक संप्रदाय पढ़ेंगे हम, उस संप्रदाय में इनका काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए इस नाम को ध्यान रखना, क्योंकि ये छत्रसाल के गुरु भी हैं और संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी योगदान दिया है, इसलिए, ठीक है। तो ये थी राजा छत्रसाल की कहानी। एक पॉइंट और है, वो है 1728। 1728 में क्या हुआ था, जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में जो मुगल सूबेदार है उसका नाम था खां बंगस। खां बंगस ने जो जैतपुर है, जैतपुर जो किला है वहाँ पर किया था आक्रमण, और यही कारण था कि राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम, ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम को इनवाइट किया था सुरक्षा के लिए। और पेशवा बाजीराव को इनवाइट तो करा, परंतु उसने बोला था कि मैं तुमको आधा राज दे दूंगा। और यही वजह है कि पेशवा बाजीराव ने जो है बंगस को हरा दिया, और जो पेशवा को आधा राज्य दे दिया किसने, छत्रसाल ने। हुआ क्लियर। ये क्वेश्चन करता है कि राजा छत्रसाल के ऊपर किसने आक्रमण किया था। इलाहाबाद का सूबेदार था, तो वो था खां बंगस। जिसको किसने हराया था, तो वो हराया था बाजीराव प्रथम ने हराया था, ठीक है। अगर आपने मूवी देखी हो बाजीराव मस्तानी, तो उसमें ये वाला सीन है, ठीक है। आज जाना यूट्यूब में, ये सीन डालना, बाजीराव मस्तानी, रणवीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है आपको यहाँ से याद हो जाएगा, ये सीन वहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इनका संबंध जो है औरंगजेब और बाजीराव प्रथम दोनों से है, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महान शासक थे, इसलिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महाराजा छत्रसाल जो है, इनके पिता का नाम क्या है, वो है चंपत राय। पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा छत्रसाल की राजधानी क्या थी। तो ध्यान रखना 1676 1676 में राजा छत्रसाल ने अपनी बुंदेला राजधानी ओरछा से पन्ना शिफ्ट कर ली थी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पन्ना। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 1728 में खान बंगस ने जैतपुर पर किया आक्रमण, छत्रसाल ने इनवाइट किया पेशवा को, और पेशवा ने इसे हराया, ठीक है, और आधा राज्य दे दिया किसको, पेशवा को। कौन, बाजीराव प्रथम, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यह आएगा कि खान बंगस के आक्रमण पर राजा छत्रसाल ने किसे इनवाइट किया था या किसकी सहायता लिया था, तो वो कौन थे, वो थे पेशवा बाजीराव प्रथम, ठीक है। और राजा छत्रसाल जो है ये खुद बुंदेलखंड के शिवाजी कहलाते हैं। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है। तो ध्यान रखना, जो प्रणामी संप्रदाय है ये एक्चुअली इनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, ठीक है। 400 साल पुराने हिंदू वैष्णव संप्रदाय है, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने किया है, इसकी स्थापना किया है देवचंद्र जी द्वारा किया गया है, ठीक है। और इस संप्रदाय को जो प्रचार किया है वो किसने किया है, तो वो किया है प्राणनाथ जी ने किया है। और प्राणनाथ जी कौन है, ये छत्रसाल के गुरु हैं, और प्राणनाथ शिष्य कौन है, तो वो है छत्रसाल, ठीक है। और प्राणनाथ ने ही इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए एक ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ का नाम क्या था, वो था तारतम सागर, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आपको आएगा कि तारतम सागर किसका ग्रंथ है, तो वो है प्राणनाथ जी का। प्राणनाथ जी कौन है, तो ये छत्रसाल के गुरु हैं, ठीक है।
और प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो वो हैं देवचंद्र जी। हुआ क्लियर? और इसका केंद्र कहाँ पर होगा? जहाँ पर राजा छत्रसाल होंगे वहाँ पर इसका केंद्र होगा, क्योंकि इनके गुरु कौन है? वो है प्राणनाथ जी। जहाँ गुरु होगा वहाँ पे ही संप्रदाय का केंद्र बिंदु होगा, तो वो कौन सा है? ऑप्शन बी, पन्ना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन कर चुका है आपका मध्य प्रदेश फॉरेस्ट मेंस में। तो यहाँ पर आपका जो है ओरछा रियासत, पन्ना रियासत और जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो समाप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है संपूर्ण जो मध्य प्रदेश का मध्यकाल का इतिहास था समाप्त होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कल से आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।